हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग देखेंगे क्या, तो कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे ना। इसके बारे में जो है डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करना, हम लोग थोड़ा मोड़ा जो है इसके बारे में जो है जानना है, ठीक है। तो क्या होता है कॉलिजन, है ना। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, कॉलिजन होता है ना। और कॉलिजन होने के बाद जो है अगर कॉलिजन इफेक्टिव होता है तब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जिस मॉलिक्यूल्स के पास जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट रहता है वही मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। मगर होता क्या है कि जब भी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स कर रहा है ना, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, सिंपल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो दो डायटोमिक मॉलिक्यूल जब भी आपस में कोलाइड करेगा तो किसी भी स्टेट में जब भी कोलिजन होगा तो जनरली दोनों में क्या होता है, कोलिजन हमेशा इफेक्टिव होता है ना। मगर अगर कोई मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स है ना, कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो उस कंडीशन में सभी कोलिजन जो होता है इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल मस्ट ओवरकम सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शन कॉल्ड बैरियर, है ना। ये एक बैरियर, इसमें क्या है कि कोलिजन मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिवली कोलाइड करने के लिए जो है दो, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है ना। इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, बैरियर। तो कौन कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो पहला होता है एनर्जी बैरियर, है ना, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, है ना। तो एनर्जी बैरियर मतलब होता है क्या कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास अगर कोलिजन करना है और कोलिजन करने के लिए उसके पास जो है उसके पास एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड्स नहीं करेगा। और अगर इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए ना, एक सर्टेन एनर्जी बैरियर होना चाहिए, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने उस मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या होता है, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो दो फैक्टर हो गया, एक हो गया क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा हो गया ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो फैक्टर पे जो है इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करता है, ठीक। कब, जब मॉलिक्यूल्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक। अगर मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करेंगे तो किसी भी कंडीशन में कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन हो, है ना। उसमें ये फैक्टर मायने नहीं रखता है, ठीक। अगर मॉलिक्यूल सिंपल है तो उसमें ओरिएंटेशन मायने नहीं रखता है ना, सिर्फ उसका एक ही फैक्टर जो है पे डिपेंड करता है, और वो क्या है, एनर्जी बैरियर। मगर अगर मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है मतलब थोड़ा बिगर मॉलिक्यूल्स है ना, तो उस कंडीशन में जो है इसका हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से ओरिएंटेड है ना, उस पर भी इसका जो है इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान लीजिए ये वाला, ये जो हम लिखे हैं ये इक्वेशन है, ये क्या है, k इक्वल टू जेड ना, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, तो आर्हेनियस इक्वेशन में क्या लिखते हैं, तो k इक्वल टू हम लोग निकाले थे, क्या बताया था, a ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, z। और z का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे z का मतलब होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं z को बोला जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस z का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, या फिर 1 मीटर क्यूब हो जा सकता है। उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 1 सेकेंड में कोलाइड्स कर रहा है, ठीक बोलते हैं क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। और यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब यहाँ होता है क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर, मतलब इसमें फिक्स है क्या, पर लीटर, 1 लीटर का सोल्यूशन, 1 लीटर कोई सब्सटेंस है ना, तो उसका 1 सेकेंड में कितना बार कोलाइड्स कर रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों जो है एक ही जैसा, इसको हम आर्हेनियस इक्वेशन बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक की जगह में क्या यूज़ करते हैं, जेड, ठीक। और ये इसका तो हम लोग जान रहे, इसका मतलब क्या होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
है ना, विच हैज़ एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो हम लोग को पता है ना। तो दोनों में सिमिलैरिटी रहता है, ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन, ये हम लोग कॉलिजन थ्योरी में हम लोग ये इक्वेशन जो है होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इक्वेशन अप्लाई किसके लिए होता है, तो ये इक्वेशन तुम्हारा अप्लाई होता है किसके लिए, तो जो मॉलिक्यूल सिंपल है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ये इक्वेशन अप्लाई होता है, ठीक। कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग को अगर उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है ना, तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सिर्फ एनर्जी बैरियर नहीं देखते हैं, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ओरिएंटेशन भी देखा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, के इक्वल टू इसमें ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस पी ए बाय आर टी लिखते हैं ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, जब उसमें क्या मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा, है ना, अगर थोड़ा मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स है, बिगर मॉलिक्यूल्स है ना, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर भी काम करता है ना, तो उसके लिए ओरिएंटेशन फैक्टर से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके इसका क्या निकलता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकलेगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉलिजन थ्योरी में इतना ही है ना। अब जैसे हम इसको हम एग्जाम्पल से समझाएं, है ना, मान लिया कि ए बी कोई मॉलिक्यूल्स है, ए टू कोई मॉलिक्यूल्स और ए बी टू के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ए मॉलिक्यूल्स है या बी बी मॉलिक्यूल्स है, ये किसी भी तरह से अगर आपस में कोलाइड करेगा तो ये हमेशा क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होगा, ठीक। ये दोनों मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड किया, है ना, कोलाइड करने के बाद क्या बनाएगा, इस तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद क्या बनता है, ये ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ए बी जो है प्रोडक्ट बन गया, ठीक। मगर अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे CH3Cl प्लस क्या लिए OH माइनस, है ना, ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक। इसमें क्या है, निगेटिव और इसमें चार्ज हुआ क्या, पॉजिटिव, ठीक। तो ये तुम्हारा रिएक्ट करने के बाद बनता है क्या, CH3OH प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। तो इसका होता है क्या है कि CH4 का अगर हम दिखाएं तो ये कैसा रहेगा, CH3Cl है, इसको हम दिखाएं स्ट्रक्चर इस तरह से है, मतलब ये थोड़ा बिगर मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें बहुत सारा आइटम प्रेजेंट है। अब क्या OH इधर है, ये OH मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, निगेटिव्स है, ये पॉजिटिव है। अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ से आए और यहाँ ऐसे अगर कोलाइड्स कर रहा है ना, अगर मॉलिक्यूल्स ऐसे आया और ऐसे कोलाइड्स कर रहा है, ठीक। तो अगर ऐसे कोलाइड्स किया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो ओरिएंटेशन है ये होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। बताइए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है। मगर अगर मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे दिखाते हैं, Cl है, H है, H है, यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, OH आया है ना, OH जो इधर से कोलाइड कर रहा है, ऐसे कोलाइड्स कर रहा है, ऐसे जाके कोलाइड्स कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो ये क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कोलिजन हो रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच कोलिजन होगा तो ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि निगेटिव हमेशा ही पॉजिटिव की ओर जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो निगेटिव से, और यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव कितनों आपस में कोलाइड्स करेगा उसके बीच कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जितना जोर से ये कोलाइड्स करेगा, इसका जितना स्पीड से ये कोलाइड्स करेगा, इसके बीच प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर OH इधर से आए और ऐसे कोलाइड किए तो हो गया क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है,
इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल इम्प्रॉपर कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बनाएगा CH3OH और Cl बाहर निकलेगा। यहाँ से फिर कोलाइड किया, इसको बाहर निकाला है ना, ये जो है प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि अगर इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में था तो प्रोडक्ट बना लिया है ना, और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में था तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं किया। ठीक है, उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि CO है प्लस NO2 है, ये अगर प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या बना CO2 प्लस NO फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो अगर हम मान लीजिए कि CO दिखा रहे हैं तो CO इस तरह का मॉलिक्यूल्स है, तो मान लीजिए कि CO मॉलिक्यूल्स है। ठीक, ये क्या है CO मॉलिक्यूल्स है, और इधर से क्या लिए, यहाँ पे एक क्या है, ये जो है मान ले रहे हैं NO2 है ना, ये हो गया ON, इस तरह से है, ये क्या है NO2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और ये क्या है CO मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो ये ऐसे कोलाइड कर रहा है ना, अगर ऐसे कोलाइड किया आपस में, ठीक, तो इसको क्या बना CO से CO2 बनाना है ना, तो ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तो ये मिलके क्या बन लेगा, ये CO2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा है ना, और ये क्या निकल जाएगा NO बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में था तो क्या बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है ना। मगर अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ना, और इसका ओरिएंटेशन इस तरह से है, N है, O है, इस तरह से ओरिएंटेड है मॉलिक्यूल्स। अब अगर ऐसे कोलाइड्स करता है ना, तो क्या होगा कि ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है ना, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन हो गया ये इम्प्रॉपर है ना, इसमें क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यहाँ पे क्या है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ पे अगर कोलिजन करता है तो नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच जो है कोलिजन होना चाहिए है ना, और कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए है ना। वो एनर्जी के कौन सा एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी देख के हम प्रोडक्ट, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा उसको और क्या एनर्जी चाहिए रहता है, तो उसमें ओरिएंटेशन भी देखा जाता है ना। उसके अलावा जो हम ओरिएंटेशन भी देखते हैं। अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, तो सिंपल मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड्स करेगा तो वो हमेशा ही, अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, डायटोमिक या फिर मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो किसी तरह से भी कोलाइड करेगा तो वो हमेशा इफेक्टिव कोलिजन होता है ना, तो उसके लिए ओरिएंटेशन मायने नहीं रखता। मगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, थोड़ा बिगर मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन भी देखते हैं ना। ओरिएंटेशन देखेंगे तब जाके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। अगर एक के पास बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट है मगर उसका ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर पे जो है क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए अगर हमको रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, Z इक्वल टू ए बी कोई मॉलिक्यूल्स है ना, मान लीजिए कि A प्लस B क्या बना रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, तो AB मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए ZAB इक्वल टू E⁻−EA/RT फॉर्मूला लगाएंगे है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका निकला है। ये किसके लिए है, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर लगाते हैं ना। ओरिएंटेशन के लिए हम लोग ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए क्या लिखते हैं, P लिखा जाता है, और ZAB E⁻−EA/RT इस फॉर्मूला से जो है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, कोलिजन थ्योरी। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ना, ये सिंपल आइडिया है कि कोलिजन थ्योरी क्या है ना, इतना ही जानना है ना। और इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसके पास जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स के पास ना, फिर भी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है ना, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है ना। एक मॉलिक्यूल्स है, एक रिएक्शन है जिसमें क्या है,
उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट है ना, या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, फिर भी वो प्रोडक्ट बन नहीं रहा है ना, तो इसका प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न क्या होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही हम उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन करते। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसका ओरिएंटेशन कैसा है ना, अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। तो इसका रीज़न क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसमें जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, जिसके चलते जो है ये इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो है ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखे है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कैटलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग देखना। तो होता है क्या कि अगर मान लिया कि A प्लस B है, ये क्या बना, प्रोडक्ट बना, है ना, ठीक। अब इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी मान ले रहे हैं क्या है, E, ठीक है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग दिखाए हैं EA, ठीक, ये हो, ठीक है। मगर अगर सेम रिएक्शन है ना, A प्लस B, और इसमें हम क्या ले लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिए, तो इसमें भी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिए, EA ब्रैकेट में लिख रहे हैं, EA ब्रैकेट में C, ये अच्छा ब्रैकेट में लिख रहे हैं EAC, है ना। C मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग निकाले, ठीक। तो ये हो गया क्या, सेम रिएक्शन है, A प्लस B प्रोडक्ट बना, A प्लस B प्रोडक्ट बना, इसमें हम कैटलिस्ट लिए, है ना, इसमें कैटलिस्ट लिए, इसमें कैटलिस्ट नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, तो जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। इसका कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, इफ catalyst is added to the reaction, it decreases the activation energy, it decreases the activation energy of the reaction। ये क्या करता है, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट इज एडेड टू द रिएक्शन, है ना, क्या होगा, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो जैसे यानी कि अगर हम ये दोनों में से एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो बिना कैटलिस्ट के लिए तो ये है ना, और कैटलिस्ट यूज किए तो इसका एनर्जी क्या हो गया, EAC, मतलब ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये क्या करें, जैसे ही कैटलिस्ट डालें तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया है ना, पहले क्या था, ये था। तो ये दोनों में क्या होता है कि ये जो है बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक। जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक। तो ये याद रखना, जैसे ही हम कैटलिस्ट डालेंगे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है ना,
by changing the path of reaction। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रखना है ना। अब हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ये मान लिया कि इधर हम लोग एनर्जी लिए, इधर क्या लिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, रिएक्टेंट के लिए ए प्लस डी लिए। ठीक है, अब जैसे ये क्या है तुम्हारा, ये एनर्जी हो गया क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जैसे ही हम इसको एनर्जी दिए, इसका एनर्जी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसको हम एनर्जी दिए है ना, एनर्जी दिए तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे क्या होता है, ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ बनता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मान ले कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बिना कैटलिस्ट का यूज किए, ये हो गया ई है ना, और यहाँ प्रोडक्ट बना। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद कितना एनर्जी ये लूज किया है ना, तो वो हो गया ये एनर्जी हो गया। ये निगेटिव होगा क्योंकि ये एनर्जी के प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या, इतना एनर्जी क्या करेगा, उससे निकलेगा। ठीक है, अब जैसे ही रिएक्टेंट में क्या किया, हम कैटलिस्ट डाल दिए है ना, ये बिना कैटलिस्ट का अनकैटलाइज्ड है ना। अब इसमें हम कैटलिस्ट डालें, तो जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे इसका एनर्जी क्या होता है, ये जो है रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक, तो यहाँ आ गया। अब क्या, यहीं पे प्रोडक्ट जो है इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है। पहले क्या हो रहा है, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ था, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन कर रहा था, मगर जैसे ही कैटलिस्ट डाले अब क्या हो गया कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो है को इफेक्टिव कोलिजन करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालें तब का एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन किया, उसके बाद ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक, तो शुरू में क्या हुआ कि ए प्लस बी इफेक्टिवली कोलाइड किया, इसमें कोलिजन हुआ, ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। मगर ए प्लस बी के बीच अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, सी मान ले कि कैटलिस्ट है, क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया, इसमें कोलिजन होगा है ना। और इसके अलावा क्या होगा, सी भी पार्टिसिपेट करेगा है ना। ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल्स में आपस में इफेक्टिव, इसमें क्या होगा, ए बी सी और सी भी पार्टिसिपेट किया, और सी पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है ये जो है प्रोडक्ट बनाया, और ये जो है कैटलिस्ट बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कैटलिस्ट लेते हैं, तो इसमें कैटलिस्ट भी जो है क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो भाग लेता है, और भाग लेने के बाद क्या होता है, दोनों का एनर्जी बैरियर को क्या करता है, घटा देता है। एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, कम हो गया है ना। यहाँ पे अब इफेक्टिव कोलिजन हो रहा था, मैं अगर कैटलिस्ट जैसे लिए, ये अब क्या यहीं पे इफेक्टिव कोलिजन होगा है ना, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैटलिस्ट क्या क्या एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, मगर इसमें और कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वही है, प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वही है ना। इसके बीच कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लेंगे। कैटलिस्ट लेंगे तो भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा है ना। और अगर हम कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, बिना कैटलिस्ट का ले रहे हैं, तो भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यानी कि चेंज इन इंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं आता है ना। रिएक्शन क्या होगा, कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन
फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी घट गया। एक्टिवेशन एनर्जी घट गया मतलब कि अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि कम एनर्जी पे क्या प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो इस तरह से क्या होता है, कैटलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्राफ को हमको ध्यान में रखना है ना। ये तुम्हारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे है ना। अब जैसे ही हम कैटलिस्ट डाले तो ये तुम्हारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब दोनों में के लिए अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन क्या होगा, है ना। मान लीजिए कि ए प्लस बी ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और हम कैटलिस्ट नहीं लिए है ना, कैटलिस्ट हम नहीं ले रहे हैं, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम ए प्लस बी ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर हम कैटलिस्ट ले लिए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस ई ए सी बाई आर टी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया है ना। तो इस फॉर्मूला मान लीजिएगा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे हम कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो जा रहा है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो रही है। मान लीजिए K1 है, P हो जाएगा क्या, K2। तो रिएक्शन चूँकि फास्ट हो रहा है ना, तो रेट कांस्टेंट हमेशा क्या होता है कि अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे K1 है तो इसका हो जाएगा क्या, K2। ये बिना कैटलिस्ट के ले रहे हैं क्या, बिना कैटलिस्ट के ले रहे हैं। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को क्या किया, आपस में डिवाइड किए हैं ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस ई ए सी बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी। ए से ए कट गया है ना, ए का वैल्यू ए कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि K2 बाई K1 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाते हैं, ई ए सी बाई आर टी। इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई ए आर टी। ठीक है, एक काम करो, इसको जो है हम लोग इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 है ना। तो इसको 1 और 2 करेंगे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। ठीक, यहाँ पे C है, तो अब जो है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे C हो गया। ठीक है, ये जो है C हो जाएगा। ठीक है, तो K2 बाई K1 ई टू द पावर ई ए सी माइन बाई आर टी, इसको इधर लेते हैं माइनस ई आर टी। ठीक है, ये हो गया। K2 बाई K1 इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, ई ए सी माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं ना, लॉग नेचुरल है ना, इधर भी हम लोग लॉग नेचुरल लिए और इधर भी ले रहे हैं, ई सी ई ए बाई आर टी। तो
K2 बाई, अच्छा K2 बाई K1 है ना, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, 1 2, ये पावर बाहर आ जाता है ना, ई ए सी माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या निकला एल एन K1 बाई K2 इक्वल टू ई ए सी बाई ई ए आर टी, ठीक है, ये निकला है ना। तो ये तुम्हारा क्या निकला, इक्वेशन निकल गया है ना। इस इक्वेशन के हेल्प से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, और जब हम कैटलिस्ट लेते हैं तब उसका एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ पुट करेंगे। क्या होगा कि इसके हेल्प से जो है हम लोग किसी भी रिएक्शन का जो है रेट कांस्टेंट या फिर कुछ भी निकालना हो तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ किए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज हुआ, ये सब निकालने के लिए पूछेगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log K2 बाई K1 कर लो, है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ई ए माइनस ई ए सी कैटलिस्ट बाई आर टी, है ना। क्योंकि कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो है तुम्हारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर निकालेंगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या माइनस में आएगा, है ना। तो प्लस में लिखना है तो इसको उलट, है ना, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, यहाँ ये साइन चाहिए रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये तुम्हारा क्या निकला, फार्मूला है। तो हमको इस फार्मूला से ही मतलब है ना, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है ना। अगर मान ले कि तुमको क्वेश्चन आया है ना, तो ये हम इसलिए इतना एक्सप्लेन किए है ना, मान ले कि इससे अगर क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग कैसे जो है सॉल्व करेंगे। अगर हमको ये इक्वेशन पता है, ठीक है, हम तो पढ़े हैं ना, अर्नियस इक्वेशन है, इसके बारे में तुमको पता है ना, तो ये हम अपने से निकाल सकते हैं फार्मूला, है ना। अगर भूल गए हैं तो, है ना, नहीं तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, है ना। कोई भी रेट कांस्टेंट अगर कैटलिस्ट यूज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज करेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज करेगा, तो वो हम इस फार्मूला से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो है क्या है, फार्मूला, है ना। तो अभी तक जितना भी हम लोग इक्वेशन पढ़े, इससे रिलेटेड जो हम लोग जो कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड जो भी इक्वेशन पढ़े उसमें से कौन कौन सा इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। तो के इक्वल टू होता है क्या, ए ई ए टू द पावर आर टी, एक ये इक्वेशन पढ़े। उसके बाद क्या होता है, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, एक ये इक्वेशन देखें, है ना। और अगर हम इसी में अगर लॉग ले लेंगे, लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, एक ये इक्वेशन पढ़े। और एक हम लोग देखें क्या, log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए 2.303 आर T2 माइनस T1 T2, एक ये इक्वेशन देखे, है ना। और लास्ट में जो कैटलिस्ट यूज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन अभी जो निकाले तो क्या था, लॉग नेचुरल K2 बाई K1 इक्वल टू, है ना, ई ए, है ना, कैटलाइज्ड, मैंने कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तब का रेट कांस्टेंट, है ना। तो कैटलिस्ट यूज़ किए थे K2 हो गया, है ना, और कैटलिस्ट नहीं यूज़ किए तो क्या है, K1 है ना, ये बाई आर टी, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है ना। मेन फार्मूला से ही हमको मतलब है ना, डेरिवेशन जो है ना आता नहीं। डेरिवेशन इसीलिए पता है कि मान लीजिए कोई फार्मूला भूल गए, हमको ये सिर्फ याद है ना, तो हम बाकी सब कैसे हम कैसे डेराइव कर सकते हैं वो हमको पता रहना चाहिए। तो इसमें दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये है ना। कैटलिस्ट से जो उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मगर ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ना। ऐसे जनरल एग्जामिनेशन में जो है अगर हम CBSE बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत कम ही चांसेस है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और जो पढ़ना है तो इसको एक्सप्लेन कर दिए, है ना।
तो ये जो तुम्हारा, अगर इसको हम लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज कर दें तो क्या होगा, 2.303 लॉग K2/K1 करते हैं इक्वल टू, ये क्या होगा, EAC माइनस EA/RT, ठीक। तो लॉग K2/K1 इक्वल टू ये जो 2.303 इधर नीचे आ जाएगा, है ना। इसके लिए हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं, डिफरेंस है ना। मान लीजिए डिफरेंस दिया एनर्जी का, दो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ, तो वो हम पुट करेंगे ना बाय 2.303 RT, ऐसे भी हम लोग पुट कर सकते हैं ना। और डेल्टा E क्या है, तो ये हो गया एनर्जी डिफरेंस, कैटलिस्ट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एक्टिवेशन एनर्जी बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना। ये सब इक्वेशन है ना, इसको याद रखना है। तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स जो है ये ख़त्म हो गया है ना। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है।